हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम सिटीजनशिप देखेंगे। ठीक है, बेसिकली दो लेक्चर्स में जो टॉपिक है हम कवर करेंगे। ठीक है, तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द डेली अपडेट्स। ठीक है, तब शुरू करते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप सॉरी सिटीजनशिप जो है हमारे पार्ट 2 में दी है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। देखो, सिटीजन सिटीजन यानी कौन होते हैं कि सिटीजन यानी ऐसे मेंबर्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे, जैसे मान लो कि हम इंडियंस हैं, तो हम कहाँ पे रह रहे, इंडिया में रहते हैं। हम नेटिव है इंडिया के, क्या है, हम नेटिव है इंडिया की। इसी का क्या कहा जाएगा, इसी कहा जाएगा सिटीजन। यानी वो फुल मेंबर्स है इंडियन स्टेट के। और उनका एलिगेंस किसके साथ रहेगा, उनका एलिगेंस किसके साथ रहेगा, इंडिया के साथ रहेगा। जैसे मान लो कि आप और मैं क्या है, इंडियन है। ठीक है, तो हम क्या है, इंडियन स्टेट के फुल मेंबर है, यानी इंडिया जो नेशन है इसके हम क्या है, फुल मेंबर है। ठीक है, और हमारी जो निष्ठा है वो किसके साथ रहेगी, हमारी जो निष्ठा है वो हमारे इंडिया के साथ रहेगी, यानी वो एलिगेंस टू इट। इसके बाद देखो, एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जी हाँ, हमें सिविल राइट्स है, जैसे आर्टिकल, मान लो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, यानी इंडिया में जो भी पैदा होता है उसे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये जो राइट्स है, सिविल राइट्स, ये मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो राइट्स है, ठीक है, जो हमारे डिजायर्स है, ठीक है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है, वो फिलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल राइट्स जैसे आपकी, यानी मान लो कि सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, इलेक्टोरेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी ऐसे कह सकते हो कि गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी में पार्टिसिपेशन करने के लिए हमें पॉलिटिकल राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 325 एंड 326, ये आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो राइट्स यानी क्या होता है, राइट्स यानी आप कह सकते हो कि ऐसे क्लेम्स जो सोसाइटी में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं उसे आप क्या कह सकते हो, राइट्स। क्या कहोगे आप उसे, राइट्स। ठीक है, तो ऐसे सिटीजन्स जो रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वो मेंबर्स रहते हैं, फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट जैसे, और एलिगेंस रहेगा उनके उनके स्टेट के प्रति। इसके अलावा ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं, सभी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, चाहे फिर आप इंडिया के किसी भी कोने में पैदा हो जाओ। ठीक है, आप पैदा होती ही आपको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, हालांकि पॉलिटिकल राइट्स 18 कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके अलावा हमारी कुछ ड्यूटीज भी है जो हमें स्टेट के प्रति निभानी पड़ती है, जैसे पेइंग टैक्स, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद देखो रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग। ठीक है, अभी देखो ये जो पेइंग टैक्स टैक्स है, ये क्या है, मोरल ड्यूटी भी हम कह सकते हैं, हालांकि ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, इसके अलावा नेशनल एंथम। ठीक है, डिफेंडिंग अवर कंट्री, मान लो हमारी कंट्री पे कोई अगर आक्रमण कर देता है तो क्या हमें अपने कंट्री को डिफेंड भी करना पड़ेगा, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारी नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये सभी क्या है, ये हमारी ड्यूटीज है। क्या है, ये हमारी ड्यूटीज है जो हमें अपने स्टेट के प्रति निभानी पड़ती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है सिटीजन। में सीधी तरीके से आप एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, देखो, जस्ट सेकंड, देखो, ये इंडिया है, ये यूएसए है। ठीक है, इंडिया से अगर कोई अमेरिका में जाता है तो अमेरिका के लिए एलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेरिका के लिए एलियन हो जाएगा। अमेरिका से कोई इंडिया में आता है तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, वो एलियन हो जाएगा। ठीक है, देखो, एलियन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अमेरिका से इंडिया में आ रहा है, ठीक है, वो अमेरिका यानी इंडिया का नेटिव नहीं है, वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। ठीक है, इसलिए उसे फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते। सिम हम इंडिया के बारे में भी कह सकते हैं, मान लो अगर कोई इंडिया से अमेरिका में जाता है तो वहां का सिटीजन रहेगा, क्या सिटीजन नहीं रहेगा, वो अमेरिका के लिए एलियन बन जाएगा। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो एलियंस। एलियंस कौन होते हैं, एलियंस यानी जैसे मैंने कहा कि ये जो रहते हैं वो सिटीजन रहते हैं अदर कंट्री के। क्या रहते हैं, सिटीजन अदर कंट्री के। ठीक है, इन्हें ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं रहते। देखो, दे डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, ये सभी राइट्स उनको नहीं मिलते हैं, हालांकि कुछ राइट्स मिलते हैं, वो भी आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अब एलियंस में भी जो है वो टू टाइप्स के एलियंस मिलेंगे, एक फ्रेंडली एलियंस मिलेगा आपको और दूसरा मिलेगा एनियम एलियंस। फ्रेंडली एलियंस यानी जैसे मान लो कि हमारे जिस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है, जैसे मान लो हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छी रिलेशन है। ठीक है, तो रशिया से मानो कोई इंसान अगर इंडिया में आता है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, फ्रेंडली एलियन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फ्रेंडली एलियन कहा जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो इंडिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान से जो भी इंडिया में आएगा सिटीजन, उसे हम क्या कहेंगे, एनिमी एलियन कहेंगे। क्या कहेंगे, हम उसे एनिमी एलियन कहेंगे। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, फ्रेंडली एलियंस को कुछ राइट्स रहते हैं, ठीक है, और एनिमी एलियंस को भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंडली एलियंस को एज कंपेयर टू द एनिमी एलियंस ज्यादा राइट्स रहते हैं, ये आपको समझ के लेना है। ठीक है, फ्रेंडली एलियंस को क्या एज कंपेयर टू द एनिमी एलियंस ज्यादा
राइट्स रहते हैं। जैसे कि मान लो अंडर आर्टिकल 22, ठीक है, फ्रेंडली एलियंस एंजॉय करता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, ये फ्रेंडली एलियन को अवेलेबल है, लेकिन जो एनिमी एलियन है उसको ये राइट्स अवेलेबल नहीं है अंडर आर्टिकल 22, नी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ऐसे राइट्स अभी एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ऐसे राइट जो सिर्फ सिटीजन ही एंजॉय करते हैं, जो एलियंस को नहीं मिलते हैं, वेदर इट इज एनिमी एलियंस और फ्रेंडली एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे कौन से राइट है, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ हमारे सिटीजन यानी आप और मैं ही एंजॉय कर सकते हैं हमारे कंट्री में, जैसे कि आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपके खिलाफ कोई भी, आपके साथ कोई भी रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, सेक्स के बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये जो आर्टिकल 15 है सिर्फ हमारे यानी सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है। उसके बाद देखो आर्टिकल 16, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी यानी जो भी गवर्नमेंट जॉब रहेंगे उसमें क्या मिलेंगी, सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा देखो आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 यानी क्या होता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भैया हम कुछ भी चाहे वो बोल सकते हैं, ठीक है। हम असेंबल हो सकते हैं, हमारा एसोसिएशन इन कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्म करना है, जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कुछ मूवमेंट करनी है, मूवमेंट इन द सेंस आपको इस स्टेट से उस स्टेट में जाना है, इस स्टेट से उस स्टेट में जाना है, इसे मूवमेंट कह सकते हो, ठीक है। रेसिडेंस आप चाहे महाराष्ट्र के हो लेकिन छत्तीसगढ़ में जाके रहना चाहते हो तो रह सकते हो, ठीक है। प्रोफेशन यानी कि आपको क्या करना है, कौन सा ऑक्यूपेशन करना है, कौन सा जॉब करना है, ये भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ किसको अवेलेबल है, ये सिर्फ सिटीजन को ही अवेलेबल है। उसके बाद आर्टिकल 29 एंड 30 इसमें कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे तब कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो और कुछ राइट्स है जो सिर्फ हम सिटीजन ही एंजॉय करते हैं, ये राइट्स एलियंस को नहीं मिलते। जैसे मान लो कि लोकसभा के इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन में अगर सॉरी हाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में अगर हमें कंटेस्ट करना है, ठीक है, तो जो इंडिया के सिटीजन है वही लोग सिर्फ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मान लो कि भैया किसी को एमपी बनना है या फिर एमएलए बनना है, ठीक है, इसके लिए अगर वो खड़ा होना चाहता है तो उसे हमारे इंडिया का सिटीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये वोट के लिए था, ठीक है, यानी वोट करने के लिए, ठीक है, सिटीजन होना जरूरी है। एमपीज और एमएलए बनने के लिए भी सिटीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लो एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है। फिर भी भैया प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, हमारे इंडिया का सिटीजन ही इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का सिटीजन ही बन सकता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंडिया का सिटीजन ही बन सकता है। गवर्नर ऑफ स्टेट्स इंडिया का सिटीजन ही बन सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ये भी इंडिया का सिटीजन ही बन सकता है, ठीक है। कोई भी एलियन को ए राइट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो एलियंस है, ठीक है, यानी अदर कंट्री से आए हुए लोग हैं उनको कुछ राइट्स ही नहीं है, ठीक है। जी हाँ, उनको भी कुछ राइट्स है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे एलियंस को ऑल अदर राइट्स है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये जो राइट्स हमने देखे थे 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो राइट्स है ये सिर्फ किसको अवेलेबल है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। अगर ये राइट अगर छोड़ दो तो बाकी सभी राइट्स किसके लिए अवेलेबल है, एलियंस के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा एनिमी एलियंस जो है उनको आर्टिकल 22 के अंतर्गत यानी प्रोटेस्ट सॉरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ता है। अगर मैजिस्ट्रेट कहता है कि भाई ऐसे कस्टडी में रखो तो कस्टडी में रख सकते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट कहता है कि जिसे छोड़ दो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। आपको क्यों अरेस्ट किया, ठीक है, आपके वकील को भी कंसर्न किया जाता है, ठीक है, अंदर आर्टिकल 22, ठीक है। ये जो राइट है ये किसको अवेलेबल है, एलियन को अवेलेबल है, लेकिन एनिमी एलियन को अवेलेबल है क्या, जी नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 इज नॉट अवेलेबल टू द एनिमी एलियंस, ठीक है। ये सिर्फ किसको अवेलेबल है, अपने फ्रेंडली एलियंस को अवेलेबल है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि मान लो प्रेसिडेंट अगर किसी को बनना है, ठीक है, ये जो बर्थ नेशनलाइज है ना आगे चल के समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई भी अगर इंडिया का सिटीजन अगर बनता है तो वेरियस वेज दिए कि इस वेज से इंडिया का सिटीजन बना जा सकता है। एक तो बाय बर्थ से बना जाता है और एक
बाय नेचुरलाइज वे से बना जाता है। आगे की स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को प्रेसिडेंट अगर बनना है तो इंडिया में वो पैदा होना चाहिए या फिर नेचुरलाइज वे से वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। हालांकि यूएसए में इसके विपरीत है, यानी अपोज में मिलेगा कि जो बाय बर्थ यूएसए का सिटीजन है वही क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है यूएसए का। इंडिया में क्या है, इंडिया में कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, जो बाय बर्थ इंडियन सिटीजन है या फिर जिसने बाय नेचुरलाइज वे से इंडिया की सिटीजनशिप हासिल की है, वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में वही प्रेसिडेंट बन सकता है जो बाय बर्थ अमेरिकन है। क्या है, जो बाय बर्थ अमेरिकन है। जैसे मान लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लो ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ठीक है। अब देखो, इंडिया में जो पैदा हुआ है बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ जो इंडिया का सिटीजन है वो क्या प्रेसिडेंट बन पाएगा। लेकिन अमेरिका से कोई आता है और बाय नेचुरलाइज वे से, ठीक है, नेचुरलाइज वे यानी क्या होगा वो आगे चल के पता चलेगा, ठीक है, एक सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है, ठीक है, कि भैया आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। ऐसे ही बाय नेचुरलाइज वे से अगर कोई इंडिया का सिटीजन बन जाता है तो वो भी क्या बन पाएगा, इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन यूएसए में इसके अपोज में होता है कि भैया यूएसए में जो बाय बर्थ अमेरिकन है वही क्या बन पाएगा, प्रेसिडेंट बन पाएगा। यहाँ से मान लो कि मैं निकल के यहाँ पे जाता हूँ और बाय नेचुरलाइज वे से यहाँ की सिटीजन लेता हूँ, तो मैं भैया यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा। सिर्फ क्या, जो बाय बर्थ अमेरिकन है वही क्या सिटीजन बन पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ अमेंडमेंट की है, जैसे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 में। इसमें एम्पावर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में आप एक ट्राइब्यूनल सेटअप करो जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी रहेगी। किसके लिए, टू डिसाइड कि जो पर्सन इंडिया में रह रहा है, फॉरेनर, ठीक है, वो लीगली तो नहीं रह रहा है, इलीगली तो नहीं रह रहा है, ये डिसाइड करने के लिए ये जो ट्राइब्यूनल है वो सेटअप कर दिया गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या दिए गए हैं, ठीक है। यानी अभी देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप पार्ट 2 में दी गई है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल्स है ना, ये क्या बताते हैं, सिर्फ सिटीजनशिप कब एक्वायर होगी, ठीक है। सिटीजनशिप यानी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ उस वक्त सिटीजन कौन बन सकता है इसके बारे में बताता है। हालांकि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाएगी और सिटीजनशिप कैसी लॉस होगी इसके बारे में आर्टिकल्स कुछ भी नहीं बताया, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे कि आर्टिकल्स, ये क्या बताते हैं, सिर्फ बताते हैं कि एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हु बिकेम द सिटीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, इट कंटेन्स नाइदर ए परमानेंट नॉट एलेबरेट प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। सिटीजनशिप के बारे में कोई भी परमानेंट और एलेबरेट प्रोविजंस नहीं देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बताते हैं कि कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है एट द कमेंसमेंट ऑफ एट द कमेंसमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1946 को एडॉप्ट कर दिया गया था, ठीक है। और क्या हुआ था, 26 नवंबर, सॉरी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्ट कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये शुरू हुआ था, इन इफेक्ट में आया था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, इस वक्त से कौन इंडिया का सिटीजन बन पाएगा ये कौन बताता है, ये आर्टिकल 5 से लेके 11 बताता है, ठीक है। लेकिन एक्वायर कैसे की जाएगी और लॉस कैसे किया जाएगा इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देते। हालांकि इसके अलावा क्या करता है, आर्टिकल्स जो है ये एम्पावर करते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। अगर सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कुछ भी बनाना है, लॉ अमेंडमेंट जो भी लेजिस्लेट करना है वो कौन कर सकता है, वो पार्लियामेंट कर सकता है। और पार्लियामेंट को एम्पावर कौन करता है, ये आर्टिकल्स एम्पावर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो सिटीजनशिप अमेंड यानी सिटीजनशिप एक्ट आता है 1955 में, ये प्रोवाइड करता है कि भैया सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाएगी और कैसे लॉस होगी, लेकिन कब, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इफेक्ट में आ जाने के बाद आप सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हो और कैसे आपकी सिटीजनशिप लॉस हो सकती है इसके बारे में कौन बताता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ उस वक्त कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है, ये कौन बताता है, आर्टिकल 5 से लेके 11 बताता है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 5 देखो क्या कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ तब इंडिया के कौन सिटीजन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे कौन बताता है, हमारा आर्टिकल 5 बताता है। इसके अलावा देखो आर्टिकल 6, सिटीजनशिप ऑफ दोज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया,
यानी ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है, क्या वो सिटीजन बन सकते हैं क्या, ठीक है, उसके लिए वेरियस कंडीशंस भी दी हुई है, ठीक है, क्या वो सिटीजन बन सकते हैं क्या, ये आर्टिकल 6 में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 7 में दिया गया है कि सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान देन केम बैक टू इंडिया, ठीक है। यानी मान लो कोई ऐसे लोग हैं जो, देखो ये पाकिस्तान है और इंडिया है, ठीक है। पहले पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से कहा वापस आ गए, इंडिया आ गए, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप बनेंगे या नहीं, यानी सॉरी ये सिटीजन बनेंगे या नहीं, इसके बारे में कौन बात करता है, इसके बारे में आर्टिकल 7 बात करता है, ठीक है। देखो आर्टिकल 6 एंड 7 में डिफरेंस समझ के लो, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या कहता है भैया, जो ऑलरेडी पाकिस्तान में था और इंडिया में आ गया तो इंडिया का सिटीजन बनेगा नहीं, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 7 बात करता है कि भैया कोई एक बंदा सबसे पहले इंडिया में था, वो माइग्रेट करके पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में रहने के बाद फिर से वो कहाँ पे आ गया, इंडिया में आ गया, ठीक है। तो ये बनेगा ही नहीं इंडिया का सिटीजन, ये आर्टिकल 7 में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 8 किसके बारे में बात करता है कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, उसके सिटीजनशिप के बारे में क्यों बात करता है, आर्टिकल 8 बात करता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 19 क्या कहता है, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी आर्टिकल 9 बात करता है ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। वो कहता है कि अगर कोई इंसान इंडिया की भी सिटीजनशिप रखता है और किसी और देश की सिटीजनशिप रखता है, तो क्या ऑटोमेटिकली उसकी जो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 क्या प्रोहिबिट करता है, ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोहिबिट करता है या फिर डिनाई करता है ड्यूअल सिटीजनशिप को, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कि आप इंडिया के भैया सिटीजन हो, ठीक है, आप फिर अमेरिका में चले गए और यहाँ की भी सिटीजनशिप आपने ले ली, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ की सिटीजनशिप ले ली, आपकी इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 19 ड्यूअल, क्योंकि आर्टिकल 9 सॉरी 19 नहीं, आर्टिकल 9 ड्यूअल सिटीजनशिप को परमिट नहीं करता है, परमिट करता है क्या, परमिट नहीं करता है। उसके बाद देखो आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी जो भी आपके सिटीजन हो, ठीक है, आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में आर्टिकल 10 बात करता है। उसके बाद देखो आर्टिकल 11 क्या बात करता है कि जो भी सिटीजनशिप है, ठीक है, कैसे एक्वायर की जाएगी, कैसे लॉस होगी, इसके बारे में आपको जो भी अमेंडमेंट करनी है, ठीक है, तो वो कहाँ पे की जा सकती है, वो पार्लियामेंट में की जा सकती है, कहाँ पे की जा सकती है, पार्लियामेंट में। इतना ही देखो, इतना ध्यान में रखो कि सिटीजनशिप क्या है भैया, एक फेडरल फीचर है क्या, ठीक है, वो सोच लो क्या यूनाइटरी फीचर है, ठीक है, ये आपको समझ लो सबसे पहले, ठीक है। और देखो पूरे नेशन के लिए लागू होती है, ड्यूअल सिटीजनशिप है क्या, जैसे मान लो कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आप महाराष्ट्र के सिटीजन हो क्या, नहीं, इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। तो सिटीजनशिप के बारे में जो भी कुछ करना है वो कहाँ पे किया जा सकता है, पार्लियामेंट में किया जा सकता है, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे थ्रू आउट द कंट्री, क्या रह पाए, यूनिफॉर्मिटी रह पाए थ्रू आउट द कंट्री। जब भी सिटीजनशिप रहोगे तो ये सिटीजनशिप के बारे में जो भी करना है वो कहाँ पे किया जा सकता है, पार्लियामेंट में किया जा सकता है, किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किया नहीं जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, अभी देखो कि सिटीजनशिप जो है वो कैसे एक्वायर की जा सकती है, और ये हमें बताया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में, कहाँ पे बताया है, 1955 में बताया कि कोई इंसान अगर इंडिया की सिटीजनशिप अगर लेना चाहता है तो कैसे लेगा, ठीक है, और कैसे ला हो सके, ठीक है। तो एक्विजिशन कैसे होगी, बाय बर्थ, ठीक है, भैया इंडिया में आप पैदा हुए हो, ठीक है, या फिर इंडिया के बाहर हुए हो, ठीक है, कैसे मिल जाएंगी वो। उसके बाद बाय डिसेंट, डिसेंट यानी भैया जो आपकी लीनियज चलती आ रही है उस वजह से, ठीक है। उसके बाद देखो रजिस्ट्रेशन करके भी मिल सकती है, बाय नेचुरलाइजेशन से भी मिल सकते हैं, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से भी क्या मिल सकती है, आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। यानी आप इंडिया की सिटीजनशिप 5 वेज से एक्वायर कर सकते हो, कितने तरीके, 5 वेज से आप एक्वायर कर सकते हो, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। अब ये एक बहुत अच्छे तरीके से हम क्या कर लेते हैं, समझ के लेते हैं। देखो फिर बाय बर्थ, बाय बर्थ यानी भैया आप इंडिया में अगर पैदा होते हो, कब, बिटवीन द जनवरी 26 1950 से लेके जुलाई 1 1987, अगर इस बीच में आप इंडिया में पैदा होते हो, ठीक है, तो आपकी जो पेरेंट्स की नेशनलिटी है, ठीक है, मान लो आपकी पेरेंट्स की नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, तो आप अपने आप क्या बन जाओगे, इंडियन बन जाओगे, क्या बन जाओगे, अपने आप इंडियन बन जाओगे। जैसे कि मान लो अगर मैं 12 दिसंबर 1986 को पैदा होता हूँ, तो मैं अपने आप इंडिया का सिटीजन बन पाऊंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, क्या है, मेरे पेरेंट्स की नेशनलिटी इंडिया है, इंडियन है, तो मैं ऑटोमेटिकली क्या बन जाऊंगा, इंडिया का सिटीजन बन जाऊंगा, ठीक है। ये जो डेट्स है ना,
दोस्तों इस पे ध्यान देना, ये याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। यही पे क्वेश्चन आता है और यही पे गलत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा देखो, अगर मान लो कोई आफ्टर जुलाई 1 1987 के बाद अगर पैदा होता है, ठीक है, तो कैसे बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन बनेगा? आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन, यानी भैया उसके आइदर एक तो यानी माँ या फिर बाप, कौन होना चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तभी वो इंडिया का सिटीजन बन पाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, दिसंबर 3 2004, यानी भैया दिसंबर 3 2004 के बाद जो भी पैदा होगा, ठीक है, ओनली पैदा होगा, ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीजन कैसे बन पाएगा? ओनली बोथ और वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तो दोनों या फिर दो में से एक अगर इंडिया का सिटीजन अगर रहता है तो आप क्या बन जाओगे? इंडिया के, नहीं उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन उन दोनों में से कोई भी एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए जब उस बंदे का या फिर बंदी का क्या हो रहा है? जन्म हो रहा हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो, जैसे कि पता है कि वेरियस कंट्री के डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आते हैं एम्बेसडर करके, ठीक है। अगर उनके बच्चों यानी उनके बच्चों का अगर जन्म इंडिया में होता है, ठीक है, तो बाय बर्थ इंडिया की सिटीजन नहीं बन पाएगी। इसके अलावा एनिमी एलियंस भी बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन नहीं बन पाएंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। तो बाय बर्थ आपको ऐसी सिटीजनशिप मिलती है। इसके अलावा देखो, बाय डिसेंट ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, ठीक है। डिसेंट यानी भैया वो चलता आ रहा है, ठीक है। मान लो कि आपके पेरेंट्स इंडियन है लेकिन फॉरेन में रहते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। तो बाय डिसेंट से आप बन सकते हो, ठीक है। देखो, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, बाय बर्थ यानी क्या? ए पर्सन बोर्न इन इंडिया, ठीक है। और डिसेंट में क्या आ जाएगा? ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो देखो, 26 जनवरी 1950 से लेके दिसंबर 10 1992, ठीक है, इस दरमियान अगर कोई इंडिया के बाहर अगर पैदा होता है तो इंडिया का सिटीजन कैसे बन पाएगा? तो अगर उसके पिताजी उसके जन्म के वक्त क्या है? इंडिया के सिटीजन है, तो अपने आप क्या बन पाएगा? वो इंडिया का सिटीजन बन पाएगा। लेकिन जैसे फिर आफ्टर 10 दिसंबर 1992, मान लो कोई 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर पैदा होता है, ठीक है, तो उसके जन्म के वक्त उसके माँ या बाप में से क्या होना चाहिए? कोई तो भी एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तभी उसको इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप मिल जाएगी। लेकिन दिसंबर 3 2004 से, ठीक है, यानी मान लो कि दिसंबर 3 2004 के बाद कोई अगर इंडिया के बाहर पैदा होता है, तो जिस देश में वो पैदा हो रहा है वहां पे इंडिया की एम्बेसी रहती है, उसके साथ उसे क्या करना पड़ेगा? अपने बर्थ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो क्या बन पाएगा? इंडिया का सिटीजन बन पाएगा। और ये कब होना चाहिए? विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी जन्म के बाद 1 साल के भीतर उसे क्या करना पड़ेगा? ये जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसके साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मान लो कि वो 1 ईयर में नहीं कर पाते और पीरियड एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड इन वो पीरियड मिस कर जाते हैं, तो उनको क्या लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे देता है तो फिर वो बन पाएगा, ठीक है। तो बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट हमने देख लिया है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन यानी मान लो कि मैं किसी और कंट्री का सिटीजन हूँ, इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता हूँ, तो मैं एक क्या कर सकता हूँ? अप्लीकेशन दे सकता हूँ, ठीक है। अप्लीकेशन वही टर्म्स एंड कंडीशन रिव्यू कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे बाय रजिस्ट्रेशन से एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा कि अब से आप क्या हो? इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट जो ग्रांट करेगा वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करता है, यानी में ऑन एन एप्लीकेशन किसी भी को रजिस्टर कर सकता है सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन हो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट इन एप्लीकेशन के जरिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर कर सकता है, लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने को होना, ठीक है। और कुछ सर्टन कंडीशंस भी है, ठीक है, वो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हो, ठीक है। रैपिड है तो थोड़ा उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है, तो आप वहां से पढ़ लो, हेल्प हो जाएगी, ठीक है। कुछ कंडीशंस है, अगर वो फिलफिल करता है, ठीक है, और वो फुलफिल करने के बाद उसने शपथ लेने को ना कि हाँ, अब मैं इंडिया का सिटीजन हूँ और मैं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं लूंगा, तभी वो एज ए इंडियन सिटीजन करके क्या हो जाता है? रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन से ऐसे हो जाता है। बाय नेचुरलाइजेशन यानी कैसे हो जाएगा? फिर से वही सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी? एक एप्लीकेशन के थ्रू क्या कर देगी? एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी, ठीक है, कि लेकिन वो क्या ना, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना, ठीक है, और उसके पास कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशंस भी होना, ठीक है। तो बाय नेचुरलाइजेशन क्या बन जाएगा? इंडिया का सिटीजन बन पाएगा। जैसे कि मान लो मैं हूँ
एंड जैसे मैं इंसान हूँ, ठीक है, मैं हूँ किसी अदर कंट्री का हूँ, लेकिन मैंने ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत अच्छे से काम किया है, ठीक है, और मैं बहुत वर्ल्ड फेमस भी हूँ, ठीक है, वर्ल्ड फेमस हो ना हो, लेकिन मैंने ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत अच्छे से काम किया है, ठीक है, तो एक अच्छा इंसान है, ठीक है, इसकी जरूरत भी है हमें, अगर ऐसा इंसान आता है तो एक इम्पैक्ट बनता है, तो बाय नेचुरलाइज वे से क्या कर दिया जाएगा, मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मीन्स मान लो कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया किसी टेरिटरी को अपने अंदर अगर ले लेता है, मान लो कि इंडिया है और ये बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश की कोई टेरिटरी इंडिया ने अगर अपने अंदर ले ली, ठीक है, तो उस टेरिटरी में से कौन इंडिया का सिटीजन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ठीक है, ये कौन तय करेगा, ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा, ठीक है। इफ एनी फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाती है तो गवर्नमेंट स्पेसिफाइज करेंगी, ठीक है, कि जो एक्वायर्ड की गई टेरिटरी है उनमें से जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनमें से कौन इंडिया का सिटीजन बनेगा और कौन इंडिया का सिटीजन नहीं बनेगा, एक डेट नोटिफाइड कर दी जाती है और फिर बता दिया जाता है कि हाँ भैया इस डेट से क्या आप इंडिया के सिटीजन बनोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है, अब इंडिया ने बांग्लादेश की इतनी टेरिटरी अपने अंदर में ले ली, ठीक है, तब बांग्लादेश के यहाँ पे नागरिक रह रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी इंडिया के अंडर में आ गई, ठीक है, तो इन टेरिटरी में मान लो 500 लोग रह रहे हैं, तो इन 500 में से कितने लोग इंडिया के सिटीजन बनेंगे, ठीक है, ये कौन बताएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, एक नोटिफाइड डेट, एक डेट रिलीज कर दी जाएंगी और कहेंगे कि हाँ भैया आप इस डेट से क्या हो, इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है, तीन कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो लॉस ऑफ सिटीजनशिप, अब एक्वायर देख लिया हमने, ठीक है, तो लॉस यानी आपकी सिटीजनशिप कैसी खो सकती है, तो देर बाद 3 वेज से क्या हो सकती है आपकी सिटीजनशिप लॉस हो सकती है, और एक्वायर आप 5 वेज से कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, एक्वायर अगर करना है तो 5 वेज से करना है, ठीक है, लॉस अगर होनी है तो 3 वेज से आपकी सिटीजनशिप लॉस हो जाएगी, ठीक है। और ये एक्वायर और लॉस कहाँ पे मेंशन किए गए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 5 से लेके 11 इसके बारे में बात करते हैं क्या, नहीं, ठीक है, ये सिर्फ बताते हैं कि आप कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ था उस वक्त कौन इंडिया का सिटीजन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बाय रिनंसिएशन इन द सेंस की बात ऑफ वॉलेंटरी फुल एज हो यानी एडल्ट हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि डिक्लेयर करेंगे कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप, ऐसी कोई एप्लीकेशन लिखोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दोगे, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रजिस्टर कर देगा, ठीक है, कि हाँ भैया ये खुद से होके इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर एप्लीकेशन यानी एक्सेप्ट कर ली तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, रिनाउंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिनाउंस हो जाएगी। लेकिन मान लो जब आपने ऐसी एप्लीकेशन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ अगर दी है और उस वक्त, ठीक है, इंडिया किसी वॉर में अगर उलझा हुआ है तो उस वक्त जो आपने अपनी एप्लीकेशन दी है वो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, खुद के पास हेल्ड करके रख सकता है, क्या करके सकता है, हेल्ड करके रख सकता है, क्यों, क्योंकि इंडिया वॉर में उलझा हुआ है इसीलिए, ठीक है। जैसे ही मान लो कि आप अगर इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देते हो, ठीक है, और आपके चाइल्ड भी है यानी आप पेरेंट्स हो यानी आपके बच्चे भी है और आपके बच्चे बिलो 18 ईयर्स है, क्या है, बिलो 18 ईयर्स है, तो उनकी भी सिटीजनशिप अपने आप क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। लेकिन जैसे वो बच्चे 18 के हो गए और उन्हें लगता है कि हमने इंडिया की सिटीजनशिप लेनी चाहिए, तो अपनी सिटीजनशिप क्या कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। रिनंसिएशन यानी वॉलेंटरी क्या कर देना, अपनी इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ देना। बाय टर्मिनेशन यानी भैया सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी, क्योंकि मान लो कि आपने अगर सिटीजनशिप ऐसे मान लो कि बाय फ्रॉड की है, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, या फिर आपने किसी और कंट्री की क्या कर ली, सिटीजनशिप एक्वायर्ड कर ली, ठीक है, वॉलेंटरी, जैसे कि देखो आर्टिकल 19 सॉरी आर्टिकल 19 नहीं, आर्टिकल 9 प्रोहिबिट करता है ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है, और आपने क्या किया है कि जानबूझ के आप इंडिया के सिटीजन होते हुए भी क्या कर लिया आपने, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप क्या कर ली, एक्वायर कर ली, ठीक है। जैसे आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, वैसी आपकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये अगर इंडिया फिर से अगर वॉर में अगर उलझा हुआ है तो ये वॉर के ड्यूरिंग द वॉर अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। देखो रिनाउंसिएशन में वॉलेंटरी आपने छोड़ दी,
टर्मिनेशन में आपने वॉलेंटरीली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, ठीक है, तब अपने आप इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गई, ठीक है। और लॉस ऑफ सिटीजनशिप में देखिए बाय डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन भी आपको अभी डिप्राइव कर दिया गया है कि आप इसके बाद इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते हो, ठीक है। कैसे? तो मान लो कि कंपलसरी टर्मिनेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कीवर्ड है डिप्रीवेशन यानी कंपलसरी टर्मिनेशन, इसके बाद आप इंडिया के सिटीजन बन ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ये बताया हुआ है क्या कि डिप्रीवेशन किस सिनेरियो में हो सकता है। तो आपने सिटीजनशिप अगर बाय फ्रॉड वे से एक्वायर की है, ठीक है, या फिर आपने अपने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिसलॉयल्टी अगर शो की है आपने, ठीक है, या फिर आपने हमारे कंट्री अगर किसी कंट्री के साथ वॉर में उलझा हुआ है और जिस कंट्री के साथ वो वॉर में उलझा हुआ है उसके साथ आपने क्या किया, अनलॉफुली ट्रेड किया, कम्युनिकेट किया, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो सिटीजनशिप है वो डिप्राइव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिप्राइव हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि कोई रजिस्ट्रेशन या बाय नेचुरलाइजेशन से इंडिया का सिटीजन बन जाता है, ठीक है, और जैसे ही बनने के बाद 2 साल के भीतर यानी विद इन 2 ईयर्स अगर वो किसी कंट्री में उसको सजा हो जाती है तो उसकी भी सिटीजनशिप जो है वो क्या हो जाएगी, डिप्राइव हो जाएगी, ठीक है। और मान लो कि कोई है जिसने वेरियस वे से क्या की है कि इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर्ड की है, लेकिन वो 7 साल से कंटिन्यूअसली इंडिया के बाहर रह रहा है, क्या कर रहा है, 7 साल से कंटिन्यूअसली इंडिया के बाहर रह रहा है, तो उसकी भी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी यानी डिफ्राई हो जाएगी, उसके बाद फिर वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप कभी रिज्यूम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिटीजनशिप का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हमने देखा है कि लॉस कैसी होती है सिटीजनशिप और एक्वायर कैसे हो सकती है, ठीक है। चलो फिर मिलती है सी चलो सॉरी चलते हैं फिर मिलते हैं बेटा जल्दी, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।